मुझे जो इस समस्या का ओरिजिन समझ में आता है वो ये आता है कि या तो आपके माइंड में प्री ऑक्युपाइड कोई चीज या प्री प्लान कोई चीज चल रही होती है जिससे आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और वही चीज आपके माइंड में उस चीज को लेकर है। जैसे आप हो सकता है एग्जाम तैयारी करते समय हम किसी एक चीज पर स्टक रहते हैं कि हाँ ये इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2017 की बात है। मैं बीपीएससी का पेपर प्री का देने गया था। तो प्री के दौरान एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं। आंसर एंटोनियो गुतरेस मुझे पता था, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहली बार पढ़ा, जब मैं फर्स्ट सिटिंग पढ़ रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले वही खारिज किया कि एंटोनियो गुतरेस नहीं हो सकते, बाकी तो तीनों में से कोई एक होगा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स क्यों पूछेगा, नेशन पूछना चाहिए, जबकि नेशन लिखा हुआ है। फिर मैं दोबारा पढ़ा, फिर मैंने तीसरी बार पढ़ा, फिर मैंने चौथी बार पढ़ा। उसके बाद भी हर बार मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ही पढ़ा। ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है माइंडफुलनेस। एक नया वर्ड आया है, माइंडफुलनेस। और पढ़ाई के दौरान या टेस्ट देने के दौरान इस चीज का प्रैक्टिस करते रहने पर ब्रेन में इस तरह की समस्या अगर कुछ आती है तो उसको बहुत हद तक आप टैकल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। हम लोग अभी पिछले 4 चर्चाओं में परीक्षाओं के विषय में बात कर रहे थे। वहां पे हमने ओएमआर शीट के विषय में बात करी, कैसे ओएमआर शीट भरना चाहिए। फिर हमने नकारात्मक अंकों को कैसे नियंत्रित किया जाए जिससे आपके अच्छे स्कोर आए। उसी बीच में मेरे मन में एक प्रश्न आया जो मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन मैं सर के सामने रखना चाहता हूँ, और उसमें मैं दिग्विजय जी और सिद्धार्थ सर से भी पूछूंगा कि भाई किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम बच्चों के बीच में आती है कि अचानक से जो क्वेश्चन पेपर वो पढ़ रहे हैं वहां क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, जबकि मैं जो हमारा दिमाग है वो कुछ और पढ़ रहा है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है वो पहले मैं सर के सामने रखता हूँ, फिर सर इस पे आगे बताएं कि ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती है बच्चों के साथ, और एग्जाम के दौरान क्यों ब्लैकआउट होने लगता है, क्यों हमको दिक्कत होने लगती है। इन सब विषय पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2017 की बात है। मैं बीपीएससी का पेपर प्री का देने गया था। तो प्री के दौरान एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं। आंसर एंटोनियो गुतरेस मुझे पता था, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहली बार पढ़ा, जब मैं फर्स्ट सिटिंग पढ़ रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले वही खारिज किया कि एंटोनियो गुतरेस नहीं हो सकते, बाकी तो तीनों में से कोई एक होगा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स क्यों पूछेगा, नेशन पूछना चाहिए, जबकि नेशन लिखा हुआ है। फिर मैं दोबारा पढ़ा, फिर मैंने तीसरी बार पढ़ा, फिर मैंने चौथी बार पढ़ा। उसके बाद भी हर बार मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ही पढ़ा, और एट द एंड एंटोनियो गुतरेस को छोड़कर बाकी तीनों को मैंने एक उसमें से लिया और तुक्का मार दिया। और मेरा बीपीएससी का प्री एक क्वेश्चन से रुका था, और शायद वो वही क्वेश्चन था। अब ऐसे में बात यही है कि मैं सेम चीज को बार बार एक ही पढ़ रहा हूं, लेकिन वहां पे प्रिंट कुछ और है। तो अब ऐसा ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस पर मैं चाहता हूं कि दिग्विजय सर और सिद्धार्थ सर अपना जो एक्सपीरियंस है और जो ये प्रॉब्लम है वो क्यों आई, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग जो अपने यहाँ पर बताएं। दिग्विजय सर आप बताइए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा था वहां पे। मुझे जो इस समस्या का ओरिजिन समझ में आता है वो ये आता है कि या तो आपके माइंड में प्री ऑक्युपाइड कोई चीज या प्री प्लान कोई चीज चल रही होती है जिससे आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और वही चीज आपके माइंड में उस चीज को लेकर है। जैसे आप हो सकता है एग्जाम तैयारी करते समय हम किसी एक चीज पर स्टक रहते हैं कि हाँ ये इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। और कहीं ना कहीं वही चीज रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे साथ ट्रांसफर होते हुए चली आती है। बाकी इस पे सिद्धार्थ सर ज्यादा बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से बताएंगे और गहराई से बताएंगे कि इसके ओरिजिन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारणों से ये चीजें होती है और उसके निवारण क्या है। ओवर टू यू सर। एक्चुअली
माइंड का एक नेचर होता है कि एक बार जो गलती कर देता है तो बहुत जल्दी उस गलती को करेक्ट नहीं करता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि अगर एक बात दिमाग से निकल जाती है 8+5=14, 8+5=14 अगर एक बार दिमाग से निकल गया और आप सॉल्व करते जा रहे हैं और ऑप्शन में आपका आंसर नहीं मिला कुछ भी, तो दोबारा आप चेक करते हैं कैलकुलेशन को, दोबारा भी आपका ब्रेन 8+5=14 ही बोलेगा। 13 होगा एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद। तो वहां पर दिमाग के ऊपर जो प्रेशर होता है, फिक्सडनेस तो नहीं बोलेंगे इसको, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है फंक्शनल फिक्सडनेस, फिक्सडनेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दिमाग हमारा बार बार हड़बड़ी में अगर हम काम करेंगे तो एक गलती को बार बार रिपीट करेगा उसी समय। तो वहां पर थोड़ा सा ब्रेक होता है, ब्रेक होना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते समय अगर एक बार दिमाग में आ गया यूएस, यूएनओ को हम यूएस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोबारा भी पढ़ेंगे तो वही होगा, तीसरी बार भी पढ़ेंगे तो यही होगा। हाँ, अगर गैप हो जाता है 15-20 मिनट के बाद फिर उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब वो करेक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इतनी छोटी सी बात को का एरर हो सकता है, 8+5 को भी जोड़ने में हम गलती कर सकते हैं यदि हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो, तो इसका एक एक्चुअली ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है माइंडफुलनेस। एक नया वर्ड आया है माइंडफुलनेस। और पढ़ाई के दौरान या टेस्ट देने के दौरान इस चीज का प्रैक्टिस करते रहने पर ब्रेन में इस तरह की समस्या अगर कुछ आती है तो उसको बहुत हद तक आप टैकल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। इंटरव्यू देते समय भी हो सकता है कि ब्लैंक हो जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो सकते हैं। तो एग्जामिनेशन कभी कभी तो ऐसा होता है कि शुरुआत में ब्लैंक नहीं होते हैं, बीच में जाके ब्लैंक हो गए। तो प्रेशर होता है जिसके चलते एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी होती है तो ब्रेन सही तरीके से सोच नहीं पाता है। तो तुरंत इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि अब आपके पास समय इतना नहीं रहता है, क्योंकि 70 मिनट या 90 मिनट जिसमें आपको अपने लाइफ का बेस्ट देना है ना। शाहरुख खान का डायलॉग था ना, ये 70 मिनट 70 मिनट तो 70 मिनट तुम्हारे पास। तुम्हारे पास है और इसमें अपने जीवन का बेस्ट देना है। उसमें अगर हम ब्लैंक हो गए तो आप 70 मिनट में से 5-7 मिनट निकल गए। तो क्या हम करें कि ये सिचुएशन नहीं हो। सर दो और एक्सपीरियंस अगर हो और मैं थोड़ा सा दो दो और हाँ एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे साथ में जोड़ देता हूँ। एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें से किसने कर्जन वाइली की हत्या करी। मदन लाल ठिंगरा, मुझे आंसर पता है, लेकिन मैंने जोश में उधम सिंह मार दिया, जबकि उसने मैग्लोडायर की हत्या की थी। मुझे पता है एकदम, मतलब हाँ। 110 मिनट मुझे पता है। और उसके तो बाद वो कैंसिल हो गया, वो गया। एक और एक्सपीरियंस है, मैं पेपर देने गया, मुझसे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और मुझसे क्वेश्चन पढ़, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो लिखा क्या है। और 1 घंटा में कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। तो ये भी होता है कि 1 घंटे बाद, 1-2 घंटा अच्छा चला पेपर, 1 घंटे में मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग सेचुरेट हो चुका है। ऐसा भी हुआ, दो एक्सपीरियंस मेरे साथ और थे इसमें। एकदम सही बोल रहे हैं कि एक्चुअली देखिए माइंड का नेचर क्या होता है, या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है। और फ्यूचर या पास्ट में जब होता है तो अगर कुछ ऐसे थॉट के साथ जुड़ के फ्यूचर या पास्ट में चला गया जो निगेटिव है, परेशानी पैदा करने वाला है, आपने एज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बन नहीं रहा है, तो मैं कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरा तो रिजल्ट खत्म हो गया, मैं तो कंपटीशन से बाहर हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कैसे तुरंत कंट्रोल करें। एक बड़ी अच्छी घटना मुझे याद आ गई। साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा था एक लड़का,
और एनटीपीसी का साइकोमेट्रिक टेस्ट था वो। तो फर्स्ट टेस्ट होता है उन लोगों का, फर्स्ट टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, और उस इंटेलिजेंस टेस्ट में 35 क्वेश्चन उसको करने थे, और हमने प्रैक्टिस कराया था कि अगर आप विद इन टाइम इजी क्वेश्चन चुन चुन के 1 से लेकर 35 तक में 25 प्लस अगर सेलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तो आपके सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। 25-26 तक आपको कम से कम कर देना है। तो उस लड़के ने एग्जाम दिया तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, तो उसने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और अपने बगल वाले से पूछ दिया। देखिए यही गलती होती है एग्जामिनेशन हॉल में, ये सब गलती से बचना चाहिए। उसने अपने बगल वाले से पूछ दिया टेस्ट के बाद कि तुमने कितना अटेम्प्ट किया है, तो उसको बताया कि 35। जैसे इसने सुना कि 35 अटेम्प्ट किया है और हमने तो 28 ही अटेम्प्ट किया है, अब इसके अंदर एंग्जाइटी स्टार्ट हो गया कि अब तो मेरा रिजल्ट निकलेगा नहीं, 7 क्वेश्चन हमसे आगे है और ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे, हम तो 28 ही अटेम्प्ट किए हैं। अब उसके पूरे बॉडी में सनसनाहट स्टार्ट हो गया, पसीना चलने लगा उसका, और बोल रहा था कि माउस मैं नहीं पकड़ पा रहा था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, सीबीटी टेस्ट था ये। बोला कि माउस नहीं पकड़ पा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने एक प्रैक्टिस कराया हुआ था लड़कों को, ये बड़ी काम करता है, इंटरव्यू में भी काम करता है, एग्जामिनेशन हॉल में भी काम करता है, या किसी भी टेस्ट के दौरान उसके दिमाग में तुरंत वो बात आ गई। तो कुछ ब्रीदिंग का, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज था जो 1 मिनट के अंदर करना था, और 1 मिनट के अंदर उसने उसको किया, और करने के बाद उसका सिचुएशन नॉर्मल हो गया। एक टेस्ट से 2 टेस्ट के बीच में 5 से 7 मिनट का गैप रहता है, तो 2-3 मिनट के अंदर उसका सिचुएशन नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद दूसरा टेस्ट आया जो था सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था विद इन टाइम, 7 मिनट 6 मिनट के अंदर, और इसने आउट ऑफ 30 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। फिर दूसरी बार बगल वाले से पूछा, फिर इसने गलती की। दूसरी बार फिर उसने पूछा कि तुम्हारा कितना बना। अब ओवर इस ओवर इस बार कॉन्फिडेंस। उसने नहीं, इस बार उसने बताया कि मेरा तो 22 क्वेश्चन बना है, 20 या 22 बना था, इससे कम था, 5-7 नंबर कम था, क्वेश्चन कम था। तो ये बड़ी रिलैक्स हो गया कि नहीं नहीं, कंपटीशन में भी हैं हम। एग्जामिनेशन दे के आने के बाद हमको लगा घटना सुनाने की, सर हम बता नहीं सकते हैं कि मैं कितना नर्वस हो गया था उस समय, मेरी क्या स्थिति थी। लेकिन वो तो आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज था और कुछ टेक्निक आपने बताया था, जिससे 2 मिनट के अंदर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, और नेक्स्ट एग्जाम मैंने बड़ी सक्सेसफुली दिया, और उसमें मेरा परफॉर्मेंस वापस आ गया। तो इसको 2 तरीके से लेते हैं। अब इसको दूसरे एग्जाम में अगर लेते हैं, मान लीजिए कि किसी ऐसे एग्जामिनेशन में लड़का बैठा हुआ है जहां पर 2 घंटे या 3 घंटे का एग्जाम है, और क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बन रहा है उससे। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमने एक दूसरे स्टूडेंट को टेक्निक बताया था, और उसने काफी सक्सेसफुली इसको अडॉप्ट भी किया था। आने के बाद उसको काफी हंसी आ रही थी। बोला कि सर जानते हैं, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तो पसीना छूटने लगा कि क्वेश्चन बनने ही वाला नहीं है। 1 से लेकर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लिए, कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। तो लगा कि तो कुछ बनने ही वाला नहीं है इसमें। तो मैंने बताया था कि जब ऐसा सिचुएशन हो कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट है कंपटीशन में, तो 2 मैसेज ब्रेन को देना है कि अब सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो सिलेक्शन इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के, हाँ कट ऑफ नीचे जाएगा। अब बहुत सारे लड़के नर्वस होकर गलती कर देते हैं। तो जो जितना जानते हैं उतना बनाना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक काम करना कि पेन एंड पेपर रख दो, और एक बार पूरे एग्जामिनेशन हॉल को सरसरी नजर से देखो। तो उसने पूछा था मुझसे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा सर। मैंने कहा कि जब देखोगे कि सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं तो खुद पे 11 बज जाएंगे। तो तुम्हारी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। दुनिया में और कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कितना कम है। यहाँ मैं ही अकेले परेशान नहीं हूँ। बोला कि सर जब हमको ये बात याद आई ना, मैंने पेन रखा, जब एग्जामिनेशन हॉल में चारों तरफ देखा तो देखा कि कोई रुमाल से पसीना पोंछ रहा है, कोई माथा ठग रहा है। बोला कि अचानक मेरी हंसी छूट गई, यहाँ तो सब परेशान है।
उसके बाद मेरा एंजाइटी लेवल तुरंत नीचे आ गया और एकदम हम नॉर्मल हो गए। उसका सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये टेक्निक बड़ी काम करता है कि देखिए होता क्या है कि आप अपने ब्रेन के प्रेशर को कैसे शिफ्ट कर देते हैं, कैसे हटा देते हैं। अगर कंपटीटर आपके सामने है तो प्रेशर को उसके ऊपर आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और कंपटीटर आपके सामने नहीं है तो कैसे अपने आप को प्रेशर को से फ्री कर सकते हैं। देखिए आप लोग को याद होगा, एक बड़ी अच्छी घटना है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। 2006 में या 8 में 2020 का शायद फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। 2007 में। हाँ 2007 में थे, और पाकिस्तान के साथ शायद फाइनल मैच हो रहा था। लास्ट बॉल था और पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बैट्समैन था सामने। लास्ट बॉल और बॉलर जो था इंडिया का एकदम नया बॉलर। मतलब इंडिया का सबसे, मतलब उस दौर का सबसे कमजोर बॉलर और पाकिस्तान का सबसे मजबूत बैट्समैन। सबसे एक्सपीरियंस ही नहीं था इसको, और बहुत तगड़ा बैट्समैन था। अब देखिए धोनी ने कैसे प्रेशर को कम किया। लीडरशिप क्वालिटी तो थी धोनी की, थॉट भी कुछ दूसरी थी, आम लोगों से अलग थी। धोनी जाके उससे बात की 1 मिनट, बात करके वापस लौट के आए और विकेट गिरा और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। 2020 का पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान को हरा के। बाद में लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा क्या कि धोनी ने आपको क्या ट्रिक बताया, क्या गुर सिखाया कि आप बॉलर को आउट करने में सफल रहे। तो बॉलर ने बताया, योगेंद्र शर्मा था शायद, नाम क्या था उनका? जोगिंदर शर्मा। हाँ, उन्होंने कहा कि धोनी जी ने मुझसे कहा कि देखो तुम जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान सामने वाला बैट्समैन है। तुमसे ज्यादा प्रेशर में सामने वाला बैट्समैन है, तुम उसके प्रेशर को एंजॉय करो। देखो उसके चेहरे पर क्या हो रहा है, क्या हवाइयां उड़ रही है, किस तरह से परेशान है। तो जब इसने उसकी परेशानी को देखा तो इसको अपना परेशानी कम हो गया, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं, प्रतियोगिता की स्थिति में होते हैं, तो अगर आप अपने कंपटीटर को परेशानी में देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो ये कुछ टेक्निक, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में देखना, आजकल तो हालांकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर होते हैं तो आप दूसरे कैंडिडेट को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, अगल बगल वाले 2-3 लोग को ही देख पाइएगा। तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि पहले आप डिस्कशन किसी के साथ मत कीजिए, और अगर डिस्कशन करते भी हैं तो थोड़ा बच के कीजिए, नेगेटिव चीजों से बच के रहिए। तुमने कितना किया, कितना बनाया, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है क्या कि माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। माइंडफुलनेस एक नया वर्ड है, एक्चुअली वर्ड मार्केट में नया है, इसकी प्रैक्टिस तो हिंदुस्तान में सदियों से हो रही है, लेकिन ये माइंडफुलनेस शब्द नहीं बोला जाता था। पतंजलि योग सूत्र में भी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, और विवेकानंद जी ने भी इस पर बहुत अच्छा चर्चा किया है। और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि कैसे मन को प्रेजेंट में लेके आए। प्रेजेंट में जब लेके आएंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं हमारा सारा अटेंशन उसी पर होगा। हमको इस बात का कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम सोच रहे हैं यूएनए, यूए से सोच रहे हैं, लिखा हुआ है यूएनओ, लिखा हुआ है यूएनओ, और हम काम कर रहे हैं यूएसए के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ब्रेन उस जगह नहीं है जो मेरी आंख देख रही है। मेरी आंख कुछ और देख रही है, ब्रेन कहीं और सोच रहा है, और ये सबसे खराब स्थिति है। मतलब सबसे खराब स्थिति होती है जो आपके परफॉर्मेंस को गिराता है। और एंजाइटी को दूर करने का भी माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस बहुत अच्छा माना गया है। और एग्जाम से पहले कुछ रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। जैकब्सन का बहुत अच्छा रिलैक्सेशन का प्रोसेस दिया हुआ है साइकोलॉजी में। रिलैक्सेशन का प्रोसेस अगर करने का प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ तैयारी कीजिए, तो फिर ये नर्वसनेस वाली स्थिति, ब्लैंकनेस वाली, क्योंकि देखिए सबके साथ होता है, हमने इस पर थोड़ा रिसर्च भी किया था। बहुत अच्छे सक्सेसफुल ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको जिनको घबराहट होती है, नर्वसनेस होता है। हमने तो कभी कहीं पढ़ा है, हम तो श्योर नहीं है उसके बारे में, कि जवाहरलाल नेहरू को भी स्टेज पर भाषण देने में थोड़ी घबराहट होती थी शुरू में। तो
इस घबराहट को दूर करने के लिए वो स्टेज पर दौड़कर चढ़ते थे। स्टेज पे जब चढ़ना होता था सीढ़ी से तो दौड़कर चढ़ते थे। और बहुत सारे नेता इस टेक्निक को यूज करते हैं कि सीढ़ी पर दौड़ते हुए चढ़ते हैं ताकि उनकी एंजाइटी का लेवल थोड़ा कम हो जाए। हाँ, एक बार स्पीच स्टार्ट कर देने के बाद 1-2 मिनट के बाद वो क्या होता है कि एंजाइटी खत्म हो जाती है। वो सिर्फ शुरुआत में ही रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में तो हालांकि बीच में भी आ सकता है। हमारी एक मुलाकात हुई थी शिक्षक से, टीचर ट्रेनिंग के दौरान एक शिक्षक हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि सर मैं 25-30 साल से पढ़ा रहा हूँ, धनबाद के थे वो, हाई स्कूल के टीचर थे, लेकिन अभी भी मैं क्लास में इन करता हूँ तो शुरुआत के 5 मिनट 3 मिनट काफी अनकंफर्टेबल होते हैं मेरे लिए। हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है, नर्वसनेस बढ़ी हुई रहती है। हाँ, जैसे 3-4 मिनट खत्म हुआ उसके बाद मेरा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये 25-30 साल हो गया, आज तक ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको कैसे खत्म करें? तो ये सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि सभी लोगों के साथ होता है। अगर आप इंटरव्यू अगर ऐसे कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो वहां पर तो सबके साथ होता है। अमिताभ बच्चन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है बहुत जगहों पर। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी अपने बुक बिल्कुल। में मेंशन किया है इस चीज को कि जब कोई बड़ा मैच होता था तो हम लोग नर्वस होते थे, या फिर इंटरव्यू देना होता था, प्रेस रिपोर्टर से उसके बात करनी होती थी तो थोड़ा नर्वस रहते बिल्कुल। थे। हाँ, तो ये कॉमन फीचर है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इस समस्या को टैकल किया जा सकता है टेक्निक अलग यूज करके अपने आप को। क्योंकि पहले तो एक्सेप्ट करिए कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात की एक प्रेशर होना चाहिए, रीजनेबल प्रेशर होना चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ब्रेन के ऊपर एक रीजनेबल प्रेशर होना चाहिए। रीजनेबल प्रेशर होता है तो क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और आप अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये प्रेशर अगर लिमिट से बाहर हो जाता है तब आपका परफॉर्मेंस खराब होता है। तो माइंड अगर किसी सर चीज पर फिक्स हो जाता है। हाँ, बोलिए। सर आपने एग्जाम ब्लैकआउट के बारे में जो बताया थे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसमें जरूरी हाँ हाँ एक अच्छा हाँ। स्टेप होता है, तो वो मतलब क्या उसके प्रोसेस में कुछ अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता देंगे तो चीजें उनके लिए ठीक रहेंगी। अच्छा, देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इनहेल और एक्सेल, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या होता है, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, कि इनहेल करना है लंबी और गहरी सांस, और जब सांस हम लेंगे तो हमारा डायफ्राम या एब्डोमिनल का एरिया, पेट का एरिया बाहर आना चाहिए। हम्म। और जब सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाना चाहिए। ये तो ठेठ प्रोसेस भाषा हुआ। में कहे, ठेठ भाषा में कहे कि सांस लेने पे पेट फूलना चाहिए और सांस लेने हाँ, पे पेट पिचकना चाहिए अंदर की तरफ। पिचकना चाहिए। जब इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे सांस, तो हमारा पेट और चेस्ट, पहले पेट बाहर आएगा, चेस्ट थोड़ा सा बाहर आएगा, बाहर आना चाहिए। 90% से ज्यादा लोग उल्टा सांस लेते हैं। उल्टा सांस लेते हैं, बिल्कुल। 90% से ज्यादा लोग जब लंबी सांस लेने के लिए बोला जाएगा तो लंबी सांस लेंगे और पेट अंदर हो जाएगा उनका। अंदर हो जाएगा। हाँ, और इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो उल्टा सांस भी ले सकता है। हाँ, कहा भी और जाता है उल्टी इसीलिए सांस चल रही हो तो आदमी निपट जाएगा। नहीं नहीं, वो तो दूसरा हो गया। लेकिन एंजाइटी का मेन रीजन यही होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस या डिप्रेशन का रीजन एक ये भी है कि बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो मुझे एक सही एक्सपीरियंस तरीका। याद आ रहा है कि मैं और दिग्विजय आपके पास आए थे। मेरा उस समय माइंडसेट काफी पॉजिटिव चल रहा था और दिग्विजय का सेम टाइम पे नेगेटिव चल रहा था। हम दो दो पोल बन गए थे, मैं पॉजिटिव पे था, वो नेगेटिव पोल पे था। और आपने हम दोनों से सांस लिवाया था कि तुम दोनों सांस लो। तो मेरा सांस लेने पे पेट फूल रहा था और दिग्विजय का सांस लेने पे पेट अंदर जा रहा था उस दौर पे। ये 2019 की बात है जब आए थे हम दोनों आपके पास। हाँ, तो ये यही रीजन है, जब जब भी एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, तो सांस हम लोग उल्टा लेते ही हैं, ये हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। जानवर कोई भी उल्टा सांस नहीं लेता है, छोटा बच्चा कोई भी सांस उल्टा नहीं लेता है। गाय या किसी जानवर को देखिए, कुत्ता को देखिए लेटे हुए, या बिल्ली को, जब वो सांस लेगा, इनहेल करेगा, तो उसका बॉडी एक्सपेंड करेगा, पूरा बॉडी एक्सपेंड एक्सपेंड करें। करेगा। छोटा बच्चा भी अगर सोया हुआ हो तो जब इनहेल करेगा तो पूरा बॉडी उसका एक्सपेंड करेगा। एथलीट उल्टा सांस नहीं लेते हैं कभी भी, अगर उल्टा सांस लेंगे तो उनकी स्टेमिना कम हो जाएगी। हाँ, तो सांस लेने का सही तरीका क्या हुआ, जब भी हम इनहेल करें, सांस अंदर ले, तो बॉडी का एक्सपेंशन होना चाहिए, और सांस छोड़ेंगे तो बॉडी हमारा सिकुड़ना चाहिए।
दूसरा ये हो गया, एक तो प्रोसेस ये हुआ, और दूसरा एक रिदम में सांस चलना चाहिए। रिदम मतलब जितनी देर में हम सांस लेते हैं उसके डबल समय में छोड़ना चाहिए, ये रिदम। लेने का समय 1:2। लेने का समय अंतराल छोटा होना चाहिए और छोड़ने का समय अंतराल बड़ा होगा और लगभग दुगने का अंतर होगा। नहीं, छोटा होना चाहिए नहीं, जितना भी लेने का समय है छोड़ने का उससे डबल होना चाहिए। डबल होगा, दुगना होना ही चाहिए, दुगना होना ही चाहिए। हाँ, अगर नहीं होता है शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है शुरू शुरू में नहीं हो या सफोकेशन होने लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ये हो जाएगा। सबसे आरंभिक स्थिति है, बड़ी आराम से हो जाता है। जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड में सांस लिए तो 6 सेकंड से 8 सेकंड में सांस धीरे धीरे छोड़ दिए। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। और जब भी सांस ले माइंड को उस पर कंसंट्रेट कर दे। यही हुआ दिमाग को प्रेजेंट में रखने का सबसे बेस्ट तरीका। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक, साइंटिफिक और बेस्ट तरीका है अपने माइंड को अपने ब्रीदिंग के साथ जोड़ दें। अब पूरा विपासना इसी पर है। विपासना एक ध्यान पद्धति है, मेडिटेशन का एक सिस्टम है। आपका ध्यान आपके श्वास पर रहेगा, तो इसका मतलब कहाँ है? प्रेजेंट में है, क्योंकि आप सांस प्रेजेंट में ले रहे हैं। जब माइंड प्रेजेंट में आ जाता है तो स्ट्रेस से फ्री होता है। फ्यूचर में जब जाता है तो फ्यूचर में आने वाली समस्या अभी आई नहीं है, समस्या आएगी कि नहीं आएगी ये बिल्कुल, भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। लेकिन फ्यूचर में आने वाली समस्या को हम खींच के वर्तमान में लेके आते हैं, प्रेजेंट में लेके आते हैं। और जब वो निगेटिव थॉट, निगेटिव रिजल्ट प्रेजेंट में आ जाता है तो जो 6 महीना 1 साल के बाद हमारे ऊपर इंपैक्ट डालता, बॉडी पर असर डालता, वो अभी डालना शुरू कर देता है। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, घबराहट होने लगेगी। जैसे उस लड़के ने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम कंपटीशन से बाहर हो गए, अभी रिजल्ट निकला नहीं है, लेकिन उस फ्यूचर को खींच के लेके आया वर्तमान में। मेरा तो फेल हो गया, 7 क्वेश्चन हम कम बनाए हैं। जैसे ये थॉट उसके पास आया, बॉडी पर वही असर है। जैसे जिस तरह का थॉट आता है ना, बॉडी पर उसी तरह का असर भी पड़ता है। अगर आज से 10 साल पहले कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आपने खूब इंजॉय किया हो, और आज उस घटना के बारे में सोचिए, आज भी पुराना आप उस, हाँ, हंसी छूट जाएगी। या ऐसी कोई घटना 10 साल पहले घटी हो, 15 साल पहले घटी हो जो बड़ी कष्टदायक थी, इंसल्ट हुआ था, आपकी बेइज्जती हुई थी, अगर वो घटना आज याद पड़ जाए तो आपके मन में आक्रोश आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल। उस घटना को दोबारा जी रहे हैं आप, तो दोनों ही खराब होता है। तो फ्यूचर में भी जाके हम बुरी घटनाओं को खींच के लाते हैं, वर्तमान में परेशान होते हैं। तो वर्तमान क्या है? वर्तमान क्या है? प्रेजेंट क्या है? फ्यूचर का न्यू है। हाँ, और हम वर्तमान को ही कमजोर कर रहे हैं, यानी न्यू कमजोर कर रहे हैं, तो फ्यूचर तो ऐसे ही खराब होगा। बिल्कुल। तो फ्यूचर में घटने वाली घटना को खींचकर हम अभी लाकर स्ट्रेस में पड़ जाएं, टेंशन में पड़ जाएं, इससे अच्छा है कि वो 6 महीना के बाद रिजल्ट निकलेगा, 2 महीने बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट तो देखा जाएगा। आज के डेट में जो हम कर रहे हैं उसको तो बेहतर करें। आज के डेट में जो हम फुल 100% प्रेजेंट होकर करेंगे तो फ्यूचर मेरा तो सुधरेगा ही सुधरेगा, क्योंकि आज के ऊपर बिल्कुल। ही मेरा कल निर्भर करता है। तो थोड़ा देखिए, बोलने में जितना आसान लगता है, मैं फिर बताता हूँ हम्म, कि ये सारी बातें उपदेश देने वाली नहीं है, ये सारी बातें साइंटिफिक। अभ्यास करके अनुभव करने वाली है। जब तक आप इसका अभ्यास करके अनुभव नहीं कीजिए तब तक इन बातों का महत्व समझिएगा नहीं, और इन पर विश्वास भी नहीं आएगा। और जिन लड़कों ने किया वो रिजल्ट भी पाते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट बिल्कुल। आता है। तो आप जैसे श्वास की मैंने बात की, आप किसी भी ऐसे आदमी को जो हमेशा एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको सांस लेके उसका श्वास का पोजीशन चेक कर लीजिए। आप किसी एथलीट का, नॉर्मल पर्सन के चेक कर लीजिए, देखिए कि इनहेल करते समय क्या पोजीशन होता है, एक्सहेल करते समय क्या होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, वेद पुराण उपनिषद की बात करते हैं, जड़ जड़ ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी परेशानी बढ़ती है। और जो हमारे कंट्रोल में है, जो कि बिल्कुल हम बिल्कुल। चर्चा उसकी, हाँ, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं। और जो हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, उस पर हम कुछ वर्क ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। अपने माइंड को अगर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं
तो हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक और एग्जांपल, हम लोग कितने कमजोर, व्यक्ति कितना कमजोर होता है। आज भी 10 में 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्सेप्ट करेंगे कि मैं डिसाइड करता हूं कि कल ये काम करूंगा, कल से रूटीन फॉलो करूंगा, या कल सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करूंगा, या मैं कल 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई की तैयारी करूंगा, और दूसरे दिन सुबह होता है तो वो काम नहीं हो पाता है। फिर डिसीजन लेते हैं अगले दिन कि फिर मैं कल से करूंगा। अब देखिए, आपके पास आपका सबसे करीबी आपका माइंड है, और आप अपने माइंड को आज आपने तैयार किया कि कल हम ये काम करेंगे, कल सुबह 4 बजे उठकर हम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। जब सुबह होती है तो आप उठते नहीं हैं। तो आप अपने डेवलपमेंट के लिए अपने द्वारा लिए गए निर्णय को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने लाचार और कमजोर हैं, इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं कि आप दुनिया कंट्रोल कर लीजिएगा, बिल्कुल। आप दूसरे को कंट्रोल कर लीजिएगा, और नहीं तो दूसरे को उपदेश, छोटे भाई को समझा दीजिएगा। पेरेंट्स अपने गार्जियन को टॉर्चर कर देते हैं इसी बात को लेकर के। पेरेंट्स खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सब बात को फॉलो करे। तो आप जब तक अपने माइंड को स्टडी नहीं कर सकते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरे के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको गाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपदेश देना आज के डेट में बड़ी आसान होता है। इसलिए मैं बताता हूं कि उपदेश देने से ज्यादा अच्छा होता है कि प्रैक्टिकल करा दीजिए। प्रैक्टिकल करेगा तो उसको पता चलेगा। उपदेश देने का अधिकार एक्चुअली ये पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। हाँ, सेम मेरे में दिमाग में चल रहा था। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। इसमें एक कहानी है उनकी, क्या बोलते हैं, विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। परमहंस की। तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि एक महिला आई उनके पास, बोली कि मेरा बेटा गुड़ हाँ, बहुत खाता है, गुड़ बहुत आप खाता उसको, है। हाँ गुड़ बहुत खाता है, आप उसको थोड़ा समझा दीजिए, आप संत हैं, आप समझा दीजिए तो गुड़ खाना कम कर देगा। तो परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, इसको 1 वीक के बाद मेरे पास लाना। 1 वीक के बाद फिर लेकर गई, तो परमहंस जी ने जैसे कि उसने याद दिलाया कि देखिए मेरे 1 वीक पहले मैं आई थी बच्चे के लिए, ये गुड़ बहुत खाता है। तो परमहंस जी ने कहा हाँ ठीक है, लाओ अपने बच्चे को लाई। तो परमहंस जी ने कहा कि देखो बेटा, गुड़ मत खाया करो, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो नुकसान होगा, बहुत तरह की बीमारियां होगी। इसलिए गुड़ जितना मम्मी देती है या जितना जरूरत है उतना ही खाओ, ज्यादा मत खाओ। तो महिला एकदम आश्चर्य में पड़ गई, बोली कि जब इतना ही बात बोलना था, वो तो सोच रही थी कि कुछ मंत्र उंत्र फूकेंगे, झाड़ फूक करेंगे, पानी उन्हें देंगे इसको। हाँ, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसने पूछा कि जब आपको यही बात बोलना था तो 1 वीक पहले बोल देते। तो परमहंस जी का बड़ा बढ़िया जवाब था। उन्होंने कहा कि देखो, 1 वीक पहले अगर मैं बोलता तो मेरी बात का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता कि मैं भी गुड़ बहुत खाता हूँ, और जब मैं खुद गुड़ ज्यादा खाता हूँ तो किसी दूसरे को बोलूंगा कि गुड़ मत खाओ तो उस पर बातों का असर नहीं नहीं पड़ेगा। हो। इसको ऐसे समझते हैं कि एक शराबी अगर दूसरे को कहे कि शराब मत पियो, हाँ, तो उसकी बातों का असर नहीं नहीं हो। पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो किसी को भी कुछ कहने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने उसको एक्सपीरियंस खुद पर किया है कि नहीं किया है, अनुभव किया है कि नहीं किया है। और अगर वो आपके अनुभव की बात होगी और जब वो बात आप दूसरे को बोलेंगे तब उन बातों का असर पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आप, हाँ आप एक पॉजिटिव मतलब पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे, और वो आपका अनुभव होता है। जबकि हमने कहा ना कि इसलिए किसी को भी कंट्रोल में हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम अपने माइंड को, अपने थॉट को, आपको अपने कंट्रोल। विचारों को नियंत्रित करना सीख लें। अगर हम अपना शायद लैपटॉप इसी चला सकते हैं, अपना मोबाइल चला सकते हैं, अपना बाइक चला सकते हैं, तो किसी का भी हम इस अपरेटस को हैंडल कर सकते हैं, किसी दूसरे का भी। और उसको कब हैंडल शायद करते हैं इसी आप? वजह से कह सकते हैं, शायद इसी वजह से कह सकते हैं कि जैसे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारे हमारे ग्रेट लीडर्स थे, पर जितना गांधी जी का प्रभाव हर एक जनमानस पे पड़ा था, हाँ, क्योंकि वो स्वयं वो काम करते थे।
एकदम बिल्कुल। इसलिए शायद उनका प्रभाव ज्यादा बड़ा था ज्यादा एज कंपेयर टू किसी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो बहुत सारे दिमाग पर वो आदमी ये कर सकता है अगर उस बिल्कुल। चीज को। हाँ, अगर अपने यहीं पर एक ऑनेस्टी वाली भी बात आती है। अगर इंसान ऑनेस्ट हो तो बहुत सारे ईमानदार व्यक्तियों को अटैक कर सकता है। ये हालांकि एक बहुत बड़ी साइंस है, इस पर हम लोग एकदम विस्तार से एक बार फिर हाँ, कभी चर्चा बिल्कुल विस्तार करेंगे। से चर्चा करें। हाँ, तो कि हर व्यक्ति एक ट्रांसमीटर होता है, हर व्यक्ति एक रिसीवर होता है। रिसीवर होता है। अपने हाँ, अपने थॉट को ट्रांसमिट करता है, दूसरे के थॉट को रिसीव करता है। तो किस तरह के थॉट को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और कैसे थॉट को रिसीव करते हैं, ये एक हम लोग डिस्कशन का रखेंगे। तो और एक ट्रांसमीटर, अच्छा ट्रांसमीटर बनना और एक अच्छा रिसीवर बनना, और यही कहें कि एक अच्छा श्रोता बनना, कि आपने चीजों को सुना और उसे आत्मसात किया, और सामने वाला अगर कोई बात आपको सजेस्ट कर रहा है, तो अगर वो सजेशन कितना बढ़िया है, वो आपको कितना बढ़िया समझा पा रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको कितने अच्छे से पहले खुद में उसको आत्मसात किए हुए हैं, खुद पे आपने उसको बिल्कुल अपनाया हुआ है, आपने उसको खुद तरीके किस बिल्कुल। तरीके से ओढ़ा हुआ है, खुद तरीके से अपनाया हुआ है। तो अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमने प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अपनी ये श्रृंखला शुरू की थी, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, अब दूसरे नाम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये श्रृंखला इस रूप में आगे बढ़ेगी कि हमारा माइंड जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, बहुत सारे अजूबे होते हैं जिन्हें हम संयोग का नाम देते हैं, जिसे हम ये बोलते हैं करिए तो संजोग से हो गया, ये संजोग से मिल गया, लेकिन वास्तव में वो आपके दिमाग की पावर होती है। तो सबसे पहले ये स्वीकार करना कि हमारा माइंड इस तरीके से फंक्शन करता है, ये जानना कितना साइंटिफिक है, कि हमारा माइंड कितने साइंटिफिक वे में काम करता है, ना ये सिर्फ अच्छे थॉट्स पैदा कर सकता है, बल्कि उसको सफलतापूर्वक पूरा करने की भी काबिलियत रखता है। इस पे हम आगे बिल्कुल चर्चा करेंगे, आगे की चर्चाओं में हम इन चीजों पे भी बात करेंगे कि हम इस चीज को कैसे समझें कि हमारे अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, उसके इनिशियल स्टेज में ही अगर हम जान जाए कि ये समस्या हमारे साथ हो रही है। क्योंकि सर, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत लोग को ये पता ही नहीं होता है कि मैं समस्या में हूँ, क्योंकि लोग माइंड की जो बिल्कुल प्रॉब्लम होती है बिल्कुल ना, बिल्कुल। उसे उसे लोग पागलपन से जोड़ लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा अपने हाँ दर्शकों से और सबसे कि मैं थोड़ा सा हार्श शब्दों का यूज कर रहा हूँ, लेकिन लोग इसे पागलपन से जोड़िए, पागलपन नहीं है, ये एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। सुधांशु पढ़ाते हैं, आकाश में पढ़ाते हैं, और वहाँ के बच्चों से, छोटे बच्चों से टैकल करते हैं, जो हाई स्कूल तक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे, उनसे टैकल करते हैं। आप पेरेंट्स से मिलते हैं, आप सर पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स आपसे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर बड़े बच्चों से, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ पर, पोस्ट डॉक्टरेट, पोस्ट पीएचडी बच्चे जो है, जो 5 साल की पीएचडी करने के बाद आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें उनके अंदर वो एंजाइटी दिखती है, उनके अंदर वो डिप्रेशन दिखता है, बट दे आर नॉट एग्री टू एक्सेप्ट इट कि मैं डिप्रेस हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल। लगता है कि मैं इतने बड़े स्टेज में आ गया हूँ, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने बड़े, इंडिया के इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हूँ, मैं हार्वर्ड में जाने वाला हूँ, मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने जाने वाला हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, डिप्रेशन मेरी छोटी चीज है। बट क्या यही तो लक्षण नहीं है ना कि आप डिप्रेस हो? ये ये मानना नहीं मानने की जो ये जिद है, ये भी तो एक तरह का आपका डिप्रेशन दिखा सकती है, ये भी आपका एक तरह का अ, आपका, देखिए, बहुत ही पतला सा धागा होता है कि घमंड करना और घमंडी होना, इन दोनों में बहुत पतला अंतर होता है, और कहीं ना कहीं ये आपको, हाँ आपके आपके सफलता को डिटोरिएट कर देता है। तो इन सब बातों पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे कि इस समस्या को कैसे समझें, और अगर आप इस समस्या को शुरू में ही समझ लेते हैं, तो आपका घाव नासूर बनने से पहले ही जो है उसका इलाज हो जाएगा। और फिर हम ये भी जानेंगे कि अगर ये समस्या है तो इसके उपाय क्या है। और सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर, आप कुछ उदाहरण देकर समझाइए कि ये प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, और कब कब इसका असर कैसे कैसे दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसे और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक बार सर ने जब मुझे इनहेल और एक्सहेल के ताकत को समझाया था, तो मैंने सर से पूछा था कि सर, मुझे बार बार लगता है कि मेरी बॉडी कंपन कर रही है। तो उस समय मैंने जाना था कि सर ने बोला था कि जब आपका दिल धड़कता है ना, तो उस धड़कन को, उस वाइब्रेशन को आपको पूरी बॉडी कैच करती है, और वो पूरी बॉडी को वाइब्रेट कराता है, हिलाता है। तो वो स्टेज का मतलब, उसका मजा ही अल्टीमेट होता है। तो जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हो तो कई चीजों को आप कंट्रोल करते हो। तो आगे की चर्चा हम लोग 2021 में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। 2021 हम्म, में जब मई के महीने में बहुत खराब दौर चल रहा था, मुझे हम्म, लगातार एंजाइटी अटैक पड़ रहे थे, हम्म, उस समय भी सर ने मुझे यही वो था सोल्यूशन
कि आप किस तरीके से अपने ब्रीदिंग को अपने साथ आत्मसात करके अपनी समस्याओं का निदान ले सकते हैं। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग उस इवेंट को, लेकिन वो चीजें मेरे बॉडी से जा चुकी हैं। अब मुझे ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, और जब भी हल्की भी फीलिंग होती है, सेम वो प्रोसेस मैं रिपीट करता हूँ जो सर ने एक बार बताई थी। तो वो तो एंजाइटी बात दूर होती है अगर आप इस बात को अपने बॉडी में सही से एग्जीक्यूट करेंगे तो आगे आने वाले चर्चाओं में हम लोग इस पे बात करेंगे और एक एक करके इन चीजों को सॉल्व करेंगे। और अपने दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आपके पास अगर सवाल हैं, आपके पास इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप हमें लिखिए, हम उस पर बात करेंगे और आपकी समस्याओं को का समाधान करने की, उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों की फिर तरफ से मिलते अगर हैं। दर्शकों की तरफ से अगर समस्याएं आती है तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बिल्कुल बातों को भी दर्शकों। अगर हम लोग चर्चा में शामिल कर पाए। कि बिल्कुल। कोविड के बाद से बहुत सारी चलिए, समस्याएं बढ़ी हैं इस तरह की। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोविड कोविड ने चलिए बहुत फिर। कुछ ये किया है। ठीक है, बहुत फिर बहुत हम लोग बदला है, बहुत बदला है। चर्चा तो यहीं फिर इस समाप्त पे करते हैं। बात थैंक यू। ओके।